पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना बच्चों को देखने से, आपको देखने से मिल रही है। चलो आज है अपना लेक्चर नंबर 2। हम लोगों ने करे थे आइसोन्यूट्रॉनिक किया था, आइसोटोन्स किए थे, और क्या क्या कर लिया था, आइसोटोप्स कर लिए थे, आइसोबार्स कर लिए थे। आज हम लोग करने वाले हैं आइसोमॉर्फस किया था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया था, न्यूट्रॉनिक भी हो गया था। आज करने वाले हैं आइसोडाइफर्स, आइसोडाइफर्स या डायफर्स ऐसे। ये देखो ये ऐसे न्यूक्लियस होंगे, इस टाइप के न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस ऑफ टू एलिमेंट्स which have different number of proton, different number of proton and neutron, जिनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी अलग अलग होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी अलग अलग होंगे। लेकिन तो फिर सिमिलरिटी क्या होगी, क्योंकि आइसो बोला है मतलब सेम, तो सिमिलरिटी क्या होगी, सिमिलर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, यानी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। एग्जाम्पल बहुत तगड़ा ले लेते हैं। थोरियम 234 एटॉमिक नंबर है 90, और यूरेनियम 238 एटॉमिक नंबर है 92। ठीक, अगर इसमें प्रोटॉन का नंबर देखो तो प्रोटॉन का नंबर होता है एटॉमिक नंबर के बराबर, इसमें प्रोटॉन का नंबर आएगा 90। न्यूट्रॉन का अगर नंबर निकालना है इसमें थोरियम में तो आएगा A माइनस जेड, दैट इज 234 माइनस 90, तो कितना आ जाएगा न्यूट्रॉन, 234 माइनस 90 कितना आएगा, ओ बड़ी हालत खराब है, 144। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, इसमें न्यूट्रॉन निकालना हो अगर तो कैसे निकालेंगे, 238 माइनस 90, ये कितना आएगा, ये तो और भी बुरा हाल होगा, 140। पक्का, अगर ध्यान से देखो यहाँ प्रोटॉन का नंबर 90 है, यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर 92, यहाँ न्यूट्रॉन का नंबर 144 और इस वाले में 146, यानी प्रोटॉन का नंबर भी डिफरेंट है, न्यूट्रॉन का नंबर भी डिफरेंट है। लेकिन अगर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन निकाल लो, क्या निकाल लो, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, तो ये कितना आ जाएगा, थोड़ी खिचड़ी सी पक गई है, आप साफ साफ लिखना, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन अगर निकालो तो पहले केस में क्या आ रहा है, न्यूट्रॉन कितने हैं 144 माइनस 90 कितना आएगा, निकालो 54। दूसरे वाले में निकालो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है 146 माइनस 92 कितना आएगा 50। ना तो प्रोटॉन का नंबर सेम है ना ही न्यूट्रॉन का नंबर सेम है दोनों के न्यूक्लियस में, लेकिन न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो नंबर दोनों का क्या है, सेम। तो ऐसे न्यूक्लियस को बोलते हैं आइसोडाइफर्स ऑफ ईच अदर। अब बात समझ में आ गई बेटा,
न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का नंबर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो ऐसे को क्या बोलोगे, आइसो। ठीक, अब अगर कोई बना लो आयन, और आयन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने हो, तो ये निकालने आता है आपको। जैसे मान लीजिए हमने बोला Cl माइनस, Cl माइनस, तो इसमें आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर। Cl का A दे रखा है 35, Cl का क्वेश्चन में Z भी दे रखा है 70। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे, कोशिश कीजिए कैलकुलेट करने की। जब चार्ज आता है तो ना तो न्यूट्रॉन के नंबर में चेंज आता है, ना ही प्रोटॉन के नंबर में, केवल इलेक्ट्रॉन चेंज होता है। माइनस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, और प्लस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, बाहर निकले। तो बता दीजिए जल्दी से सारांश कितना आएगा आंसर, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, प्रोटॉन इक्वल टू होता है Z, Z दे रखा है क्वेश्चन में 17। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, A माइनस Z करके, A दे रखा है 35, Z है 17, तो न्यूट्रॉन कितने आ गए, 18। अब निकालना है आपको इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन का नंबर प्लस नेगेटिव कितना चार्ज है, कितने यूनिट नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर कितना नेगेटिव यूनिट चार्ज है, 1 है ना, तो उसको प्लस कर देंगे। प्रोटॉन कितना था, 17, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ है तो कितना आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया। ऐसे सवाल कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। सबको क्लियरिटी है। पुराना कॉन्सेप्ट कहता था कि एटम इंडिविजिबल है, लेकिन नया कॉन्सेप्ट कहता है कि एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और भी बहुत छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये 3 पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी एलिमेंट अगर आप उठा के देखोगे तो उसमें कोई और पार्टिकल हो या ना हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब में होंगे, सब में प्रेजेंट है सारे एलिमेंट, इसलिए इनको हम तीनों को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। एक एक करके इनकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसकी डिस्कवरी में कैथोड रे की भी डिस्कवरी पढ़ेंगे, दोनों एक ही मतलब कैथोड रे की डिस्कवरी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी हो गई। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट देखेंगे। साइंटिस्ट जिसने कैथोड रे पे काम किया था, बहुत सुंदर सस्ता टिकाऊ नाम था विलियम क्रोक्स। क्या नाम था, विलियम।
विलियम क्रुक्स ने काम किया था। कैथोड रे की डिस्कवरी करी थी। इलेक्ट्रॉन की अगर डिस्कवरी की बात करो तो उसमें एक नया नाम आ जाएगा, जे थॉमसन। तो विलियम क्रुक्स के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, क्या होती है क्रुक्स ट्यूब, कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंट, क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं। ये पॉइंट नोट हो गए। ये क्या है, ये एकदम क्या बात हो गई, सस्ती तो नहीं है, मोटी मोटी बात हो गई। हमने डिस्कवरर की बात कर दी बस। अब एक्सपेरिमेंट क्या था उसको डायग्राम मेरे साथ कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि गलती होगी तो मैं फटाफट इरेज कर दूंगी, आप नहीं इरेज कर पाएंगे। जब पूरा बन जाएगा मैं बोलूंगी तभी। विलियम क्रुक्स ने क्या किया, एक बढ़िया ग्लास ट्यूब, बढ़िया से क्या ली, ग्लास, जिसको बोला गया क्रुक्स, क्रुक्स के नाम पे क्रुक्स ट्यूब। ठीक, इसमें कोई भी गैस फिल कर ली, मान लो हाइड्रोजन गैस, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, हाई वोल्टेज लगाया, हाई वोल्टेज लगाया, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, हाइड्रोजन गैस मान लो इसमें फिल कर दी, और एक यहाँ पे लगा दिया वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का क्या काम है, इसका काम ये है कि अंदर से गैस को बाहर की तरफ खींचेगा। अगर गैस बाहर निकलेगी, गैस को आप ट्यूब से कम कर रहे हो, तो जो ट्यूब के अंदर प्रेशर होता है वो गैस के अकॉर्डिंग होता है, गैस की वजह से होता है। जैसे जैसे आप गैस को कम करते जाओगे, वैक्यूम के थ्रू खींचते जाओगे, प्रेशर बहुत कम होता जाएगा। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो बहुत लो प्रेशर पे किया। तो ये वैक्यूम पंप किस लिए लगाया गया है, लो प्रेशर क्रिएट करने के लिए इन्होंने ये वैक्यूम पंप लगा दिया, प्रेशर काफी कम रखा। ठीक, अब बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर दिया। अब ये देखते क्या है कि एक इलेक्ट्रोड है आपका नेगेटिव और एक इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव। नेगेटिव कौन सा होगा, पॉजिटिव कौन सा होगा, क्या सोचते हो आप, बैटरी से अगर कनेक्ट किया है बैटरी का ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा और ये कैसा होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये है आपका एनोड और ये क्या है आपका कैथोड। ये सारा सेटअप लगाने के बाद विलियम क्रुक्स देखते क्या है कि विलियम क्रुक्स ने देखा कि एक पतली सी पार्टिकल का पार्टिकल से मिलता हुआ रेस क्रिएट हो रही हैं, और वो रेस जो है वो आपकी कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। किस तरफ मूव कर रही हैं, वो रेस जो है आपकी कैथोड टू एनोड की तरफ। ये रेस कहाँ जा रही है आपकी, कैथोड, उल्टा बना दिया ना मैंने, डायरेक्शन उल्टा दिखा दिया, इरेज करने की जरूरत नहीं। ये रेस जा रही है आपकी कहाँ पे, कैथोड टू एनोड, माइनस वाले टर्मिनल से पॉजिटिव वाले टर्मिनल
की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ये एनोड की तरफ जा रही हैं, कैथोड से एनोड की तरफ, तो बोला गया इनको कि ये जो है ये है आपकी कैथोड रेज। और आपको इलेक्ट्रोस्टैट में पता होगा या अब आपको पता लगेगा कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वही क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर कोई रे किन्हीं पार्टिकल से मिलके बनी हुई है और वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब वो जो पार्टिकल्स हैं वो डेफिनेटली नेगेटिवली चार्ज्ड है। अगर कोई सब्सटेंस पॉजिटिव की तरफ खिंच रहा है तो इसका मतलब उसमें चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो रेज जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, कैथोड की तरफ से ओरिजिनेट होती हुई दिख रही थी, इसलिए इनको नाम दे दिया कैथोड रेज। एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, इसलिए बोला कि ये डेफिनेटली नेगेटिव पार्टिकल से मिलके बनी हुई। डायग्राम बनाइए, 2 पॉइंट लिखने हैं पहले, फिर उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज हैं बहुत सारी। एक ही बात है। हाँ, एनोड एनोड तो सेटअप उल्टा भी लगा सकते हैं, तब इधर बैटरी को उल्टा लगाना। पूरा सेटअप बना लो, फिर एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करें, कैथोड रेज में क्या क्या प्रॉपर्टी। लास्ट ईयर बहुत सुंदर सा इसमें नेट से डाल दिया था मैंने डायग्राम। हाई वोल्टेज लगाएंगे, वैक्यूम पंप लगाएंगे लो प्रेशर क्रिएट करने के लिए, हाइड्रोजन गैस डाल दीजिए, कैथोड एनोड बना दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव को पॉजिटिव से नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दीजिए बैटरी के। हाई वोल्टेज क्रिएट करेंगे, प्रेशर कम करेंगे, तो हमें क्या दिखाई देगा, कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई कुछ रेस दिखाई देंगी। ऐसा लगेगा कैथोड की तरफ से ओरिजिनेट हो रही है, इसलिए नाम क्या दे देंगे, कैथोड रेस। डायग्राम बन गया हो तो पॉइंट्स नोट किए जाए। एक एक्सपेरिमेंट कर लेंगे तो जस्ट इसका रिवर्स एनोड रेज वाला है, तो वो आसानी से आपको समझ आ जाएगा, एक कर लेंगे। हाँ, इसमें नहीं दिखेंगी, हाई रेजोल्यूशन वाली चीजें लगानी पड़ेंगी, थोड़ा कलर भी आता है इसमें, कुछ कलर भी दिखता है, ग्रीन ग्रीन कलर। वही तो डिस्कवर किया। चलो फर्स्ट पॉइंट लिख लो इसमें, इन क्रूक्स ट्यूब some rays
originated from cathode so these are called cathode rays इसलिए इनको क्या नाम दे दिया कैथोड सेकेंड पॉइंट these are attracted by एनोड की तरफ मूव कर रही है ना these are attracted by anode or positive plate so they are made of negative particles क्रुक्स ने बोला कि भाई ये डेफिनेटली नेगेटिव पार्टिकल से मिलके बनी हुई है ठीक है 8-10 प्रॉपर्टीज ये बताएंगे क्रुक्स एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट में कौन कूद जाएगा जे थॉमसन आके कूद हम भी करेंगे फिर वो करेंगे एक्सपेरिमेंट और इन पार्टिकल्स को वो नाम दे देंगे इलेक्ट्रॉन ठीक है फिर एक और आ जाएंगे वो कुछ और नया डिस्कवर करेंगे एक ही एक्सपेरिमेंट में सब काम करेंगे पॉजिटिव प्लेट प्लस IVE पॉजिटिव कैथोड रेस की डिस्कवरी हो गई कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है दूसरी बात हो गई नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर तीसरा काम क्या किया इन्होंने अब सेटअप में बार बार बनाऊंगी नहीं पूरा सेटअप है ना आप भी आधा सेटअप बना के काम चला सकते हो दूसरा काम क्या किया इन्होंने कि मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव प्लेट है इधर से ओरिजिनेट हो रही थी तो इन्होंने क्या किया एक लाइट व्हील या लाइट कोई फैन बिल्कुल छोटा सा बहुत लाइट वेट वाला यहाँ पे एक व्हील लगा दिया एक फैन लगा दिया ये क्या लगाया इन्होंने लाइट व्हील लगा दिया थोड़ी देर बाद लाइट व्हील लगाने के बाद इन्होंने देखा क्या कि ये जो फैन था या लाइट व्हील था ये क्या हो गया घूमने लगा अंदर इन्होंने इम्प्लांट किया लाइट व्हील को बहुत हल्के वेट वाले एक फैन को कह सकते हैं उसको इम्प्लांट किया तो देखा थोड़ी देर बाद वो क्या हुआ फैन घूमने लगा ठीक है फैन घूमने का क्या मतलब है यहाँ पे एक फिजिक्स का फिनोमिनन लगेगा जैसे मान लीजिए अभी आपने मैकेनिक्स पढ़ी है तो मोमेंटम पढ़ा होगा मोमेंटम पढ़ा है मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी जब कोई भी एक पार्टिकल तो नहीं कहेंगे कोई मान लो एक बॉडी है उसमें मास है उसमें वेलोसिटी है वो अपने मास और वेलोसिटी से अगर किसी दूसरी बॉडी से कोलाइड करती है तेजी से तो वो क्या लगाएगी दूसरे के ऊपर फोर्स लगा देती है उस फोर्स लगाने में क्या होता है फोर्स तब लगता है जब मोमेंटम को वो ट्रांसफर करती है अपने मास और वेलोसिटी को दूसरे के ऊपर ट्रांसफर करती है यानी मोमेंटम अगर ट्रांसफर होता है तो हमेशा क्या होता है मोमेंटम अगर किसी सब्सटेंस में है मतलब उसमें मास है उसमें वेलोसिटी है अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज को हिला पा रही है इसका मतलब वो उसके ऊपर फोर्स भी लगा पा रही है जैसे मान लो ये एक कॉमन एग्जांपल है ऐसे हमने किया अब किसी का फेस एकदम ऐसे स्टेडी है उसका फेस क्या हो ये फोर्स लगा और उसका फेस क्या हो जाए घूम जाए यू ये क्या था मास इसको क्या दिया हमने वेलोसिटी मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है मोमेंटम ये मोमेंटम ट्रांसफर हुआ
ट्रांसफर हुआ तो चिपका तो क्या हो गया, क्या लगा, फोर्स, फोर्स लगा, मोमेंटम ट्रांसफर। इसका मतलब किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी थिंग में अगर मास है, वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है, तो वो किसी अदर सब्सटेंस के ऊपर फोर्स लगा करके उसमें मोशन पैदा कर सकता है। का फेस यहाँ से यहाँ मूव कर, ठीक है। तो यही काम इन्होंने, यहाँ पे जो रेज आ रही थी वो उन रेज ने धीरे धीरे लाइट व्हील को घुमाना शुरू कर दिया। तो इंटरप्रेट किया इन्होंने कि भाई ये जो रेज आ रही हैं इनमें जो पार्टिकल्स हैं उसमें मास है, उसमें वेलोसिटी है, उसमें मोमेंटम है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ये इस लाइट व्हील को घुमा पा रही है। बात समझ में आई? तो क्या पॉइंट लिखेंगे? When he placed light wheel in the path of cathode rays, this wheel is moving. थोड़े टाइम के बाद ये व्हील क्या करने लगा, मूव करने लगा। इट मीन्स क्या इंटरप्रिटेशन निकाला, कैथोड रेज हैव मास, वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी। लाइट व्हील को घुमा दिया तो बोला कैथोड रेज में मास भी है, वेलोसिटी भी है, मोमेंटम भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं आप, हाफ mv²। मास है, वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास है, वेलोसिटी है, तो मोमेंटम भी होगा। और अगर कोई चीज किसी सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के ऊपर फोर्स लगा पा रही है तो इसका मतलब वो मोमेंटम दे पा रही है। ठीक है, मान लो हम यहाँ खड़े हैं, दे दें तो क्या होगा, अगर मास भी था और वेलोसिटी भी थी, मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया, फोर्स लगा दिया, दूसरी चीज मूव कर गई। क्लियर है पॉइंट? फोर्थ पॉइंट, पहले लाइट व्हील लगाया, अब क्या किया इन्होंने, अब बोला कोई मेटल का पूरा सेटअप वही है सेम, कोई मेटल की पतली सी फॉइल लगा दो, जैसे एल्युमिनियम फॉइल वगैरह होता है उससे भी पतला फॉइल लगा दो, पतला सा फॉइल लगा दो। बीच में इन्होंने क्या प्लेस कर दिया, अब क्या देखा, फॉइल थोड़े टाइम बाद गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। फॉइल का टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है। तो फॉइल का टेम्परेचर अगर थोड़ा बढ़ रहा है इसका मतलब ये जो रेज पास हो रही हैं इनमें हीटिंग इफेक्ट भी है, ये सब्सटेंस को हीट कर सकते। तो जब आपने मेटल फॉइल प्लेस की तो आपने क्या देखा, टेम्परेचर ऑफ फॉइल इज रेज्ड, so cathode rays have heating effect। भैया हीट भी कर रही हैं, है ना। मान लो ये जोर से लग जाए, कान गर्म हो जाए, तो क्या बोलेंगे, इधर मास वेलोसिटी के साथ साथ क्या था, हीट भी थी। तो इन रेज में क्या है, हीटिंग इफेक्ट भी। टॉपिक बढ़िया है, नहीं नहीं, अच्छा सही है।
करेंगे, वही ट्यूब है सेम टू सेम। अब क्या करने वाले हैं, हैवी मैग्नेट लगा दिए, नॉर्थ एंड साउथ पोल लगा दिए, हैवी मैग्नेट्स लगा दिए, हैवी मैग्नेट्स अप्लाई कर दिए। हैवी मैग्नेट अप्लाई करने पे इन्होंने देखा these rays are tilted towards the pole where negative particles are tilted। मैग्नेट लगाने पे जिस पोल की तरफ नेगेटिव पार्टिकल जाते हैं उस तरफ ये मूव कर गई। जो ये स्ट्रेट लाइन में जा रही थी वो क्या हो गई, टिल्ट हो गई। अगर ये टिल्ट हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आ रहा है, इट इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये पॉइंट पे लिख लो, हैवी मैग्नेट अप्लाई किया, these rays are tilted towards the pole where negative particles are tilted। जिस तरफ नेगेटिव पार्टिकल झुकते हैं उस तरफ ये झुकी, इट मींस it is affected by magnet और magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड से क्या होती है, अफेक्ट। लाइट पढ़ा है सबने, लाइट 10th में पढ़ा होगा। लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, इसको कैसे प्रूव करते थे, क्या रखते हैं बीच में, कैसा ऑब्जेक्ट, उससे क्या होगा, फिर उससे क्या प्रूव करोगे, प्रूव करना है कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रही। ऑब्जेक्ट लेंगे तो उसका शेडो बन जाएगा पीछे, मैं तो पूछ रही हूँ, या आप ही लोग तो बोल रहे हो ओपेक ऑब्जेक्ट। लाइट के स्ट्रेट लाइन में चलने के लिए हम लोग कौन सा एक एक्सपेरिमेंट ये वाला भी तो करते थे ऐसे, ये क्या है, कैंडल ले लिया, अब क्या करें, कार्डबोर्ड लगा दें यहाँ पे, है ना, कार्डबोर्ड में इधर पे क्या कर दें, वही कर दें, पीछे की तरफ एक स्क्रीन लगा दें, तो देखते हैं यहाँ स्क्रीन पे, अगर ये इसके यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होता है, स्क्रीन पे इस जगह पे आपको शाइन दिखेगा, चमक दिखाई देगी, लाइट दिखेगी, है ना। और अगर आप क्या करो, अगर आप ये सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा इस तरीके से कर दो, यहाँ पे स्लिट बनाओ, ऊपर की तरफ नहीं है तो स्क्रीन पे कुछ दिखेगा क्या, कोई शाइन नहीं आएगा, क्योंकि लाइट को कैसे जाना था, स्ट्रेट लाइन में जाना था। अगर सामने से था तो इधर से इधर यहाँ पे जाके क्या प्रोड्यूस हो रही थी, शाइन प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, तो
के तरीके से ही कैथोड रे को भी एक्सप्लेन किया कि ये कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में, है ना। एक स्लिट बनाया, बीच में एक लगा दिया और उसमें स्लिट कर दिया, देखा पीछे की तरफ स्क्रीन लगा के कि एक शाइन प्रोड्यूस हो रहा है, एक शैडो प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर नीचे की तरफ वो स्लिट बनाया, जो होल किया वो नीचे की तरफ किया, तो वो आगे की तरफ प्रोपगेट होता हुआ नहीं दिखाई दिया। इससे क्या इंटरप्रेट किया इन्होंने कि कैथोड रेज कैसे चलती हैं, स्ट्रेट। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, कैथोड रेज मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट अपना कौन सा पॉइंट था, फिफ्थ था, सिक्स था? ये एक्सपेरिमेंट करा नहीं है आप लोगों ने? क्लास में तो सिखाया गया होगा। किसमें? 10th में भी तो होगा। लाइट नहीं पड़ी थी? नहीं है, आज का क्लोज कर देते है ना। आज की क्लास होती है ऑफ, बाकी पॉइंट्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बच्चे, बाय।